कि 1965 में जब इंडिया का पाकिस्तान से वॉर चल रहा था तो क्या हुआ, हमारे पास फूड ग्रेन्स की सप्लाई यूएसए से आया करती थी। तो यूएसए ने इंडिया के ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि ईदर यू हैव टू एंड द वॉर विद पाकिस्तान और वी विल स्टॉप द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। सो गुड मॉर्निंग गाइस, चैंटिंग चाणक्य एकेडमी की लाइव विद इकोनॉमिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक। हमारा क्या है टॉपिक हमारा? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि आफ्टर द फ्रीडम ऑफ इंडिया इन 1947 इंडिया ने अपने डेवलपमेंट की जर्नी कैसे तय की, उसमें कौन कौन से फेजेज आए और क्या क्या स्टेप्स हमको लेने पड़े जो हम आज इस पोजीशन पे आके खड़े हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ये आप सभी लोगों को क्लियर ही है। ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को कैसी हालत में छोड़ा, बहुत ही एक्सप्लॉइट किया इंडियन इकोनॉमी को, सारा का सारा वेल्थ यहाँ से लेके चले गए। ठीक है, अब हमारी इकोनॉमी कैसी बची? स्टैग्नेंट इकोनॉमी बची और बैकवर्ड इकोनॉमी बची। ठीक है, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। जब भी कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी होती है, बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करनी पड़ती है कि अब हम इस पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था को कैसे आगे लेके जाएं ताकि ये हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड के साथ कम्पीट कर पाए। ठीक है, तो देखते हैं कि व्हाट वर द रीजंस व्हेन द नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग वाज फेल्ट इन इंडिया। स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है लो लेवल ऑफ आउटपुट एंड जीडीपी। हमारा जीडीपी जो था वो बहुत ही कम था, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन जो चीज़ों का था वो भी बहुत ही कम था। जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था वो कितना था? लेस देन 2% था। पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ रेट था वो भी 0.5% के आसपास था और इट वाज वेरी नॉमिनल, बहुत ज़्यादा नहीं माना जाता है 0.2%। आज हम देखते हैं तो हमारा 8% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रेट होता है। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है। तो ऐसे में इट नीडेड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट। बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी, तो ऐसे में क्या जरूरत थी कि गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड एंड पेव द पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हमारे प्लानिंग में, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमें आगे जाके क्या करना है फ्यूचर में, वो पहले से हम डिसाइड कर लेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, कंट्री के पास रिसोर्सेज होते हैं, तो उन रिसोर्सेज को हमें कैसे आगे जाके इस्तेमाल करना है ताकि कंट्री का मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। नाउ देयर आर टू स्फीयर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। कौन कौन से स्फीयर्स हैं हमारे? इकोनॉमिक स्फीयर है, दूसरा था हमारा सोशल स्फीयर। इकोनॉमिक स्फीयर का मतलब होता है ऑल द सेक्टर्स विच आर रिलेटेड टू मनी, कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड हैं, जैसे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जीडीपी का ग्रोथ, ये सब किस में आता है? इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट है। दूसरा स्फीयर है हमारा क्या? सोशल स्फीयर। सोशल स्फीयर का मतलब क्या होता है? जिससे सोसाइटी हमारी ग्रो करे, है ना, आगे आए। कैसे आएगी हमारी सोसाइटी आगे? एजुकेशन से। और कैसे आएगी? लोग हेल्दी हो, हमारे लोगों का जो सोशल आउटलुक हो वो बढ़िया हो, जैसे विमेन एम्पावरमेंट हो गया, गर्ल एजुकेशन हो गया, ये सारे के सारे किसकी बात है? ये सोशल स्फीयर में कवर होती है हमारी चीज़ें। और जब हम इकोनॉमिक स्फीयर और सोशल स्फीयर दोनों को मिला देते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल्ड प्लानिंग। ठीक है, ये क्लियर हो गया अपना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंडिया एडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। जैसे ही इंडिया हमारा आज़ाद हुआ तो हमने 3 तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर जो थे, मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थे, उनमें से हमने क्या किया? कौन कौन से 3 स्ट्रक्चर होते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमने कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हम लोगों ने यूज किया। ठीक है, अब इंडिया के डेवलपमेंट में, इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ लोगों का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिनमें से एक नाम आता है हमारा किसका? पीसी महालनोबिस, प्रशांत महालनोबिस। इनको जाना जाता है क्या? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को क्या किया? आर्किटेक्ट किया, प्लान किया कि कैसे आगे जाके हम डेवलप करेंगे। कौन थे पीसी महालनोबिस? ये इन्होंने कलकत्ता में आईएसआई की स्थापना की, है ना। और आईएसआई क्या है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन। और एक जर्नल इन्होंने स्टार्ट किया, एक मैगजीन स्टार्ट किया जिसका नाम था सांख्य। आईएसआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे स्टैटिशियन आके अपने व्यूज, अपनी थ्योरीज, अपने प्रिंसिपल को क्या कर सकते थे? शेयर कर सकते थे। ठीक है,
इंडिया में प्लानिंग कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ? 1950 में, है ना। जैसे ही इंडिया में प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हुआ, जो आज की डेट में नीति आयोग जाना जाता है, प्लानिंग कमीशन का नाम 2015 में चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया, ठीक है। सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। अब क्या होता है प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन एक ऐसी बॉडी है जो एक कंट्री के हमारे डेवलपमेंट का जो प्लान होता है वो क्या करती है, उसका रोड मैप तैयार करती है, एक गाइडलाइन तैयार करती है। प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? हमेशा प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन 1950, सो आपको ये याद रखना है कि 1950 में हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित नेहरू। सो ही वॉज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन एट दैट टाइम। अगर आपसे पूछा जाता है हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग करेंटली, तो हु इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, अब देखते हैं आगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारा इंडिया में आया वो कब आया? 1951 से 1956 तक चला, 5 साल का चला। अगले 5 सालों में हमें क्या करना है ये हम डिसाइड करते हैं 5 ईयर प्लान्स में, ठीक है। What were the common goals of 5 year plans in India? अब जब 5 ईयर प्लान्स स्टार्ट हुए तो अलग अलग 5 ईयर प्लान्स के अलग अलग गोल होते हैं। किसी में एजुकेशन पे फोकस किया जाता है, किसी में रोड्स पे फोकस किया जाता है, किसी में इंडस्ट्री पे फोकस किया जाता है और किसी में एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाता है। लेकिन जितने भी 5 ईयर प्लान्स बने उनमें कुछ गोल्स कॉमन थे कि हर 5 ईयर प्लान्स में वो गोल्स आए, ठीक है। तो उन कॉमन गोल्स को हम स्टडी करते हैं, देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट गोल जो हमारा था वो क्या था? जीडीपी ग्रोथ। पर देखो हर कंट्री के लाइफ में और हर इंडिविजुअल की लाइफ में सबसे पहला गोल तो क्या होता है कि हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए। व्हेन वी आर इकोनॉमिकली स्ट्रांग ओनली देन वी कैन फोकस ऑन अदर सेक्टर्स, ओनली देन वी कैन फोकस ऑन एजुकेशन, हेल्थ, अदर थिंग्स। बोलते हैं ना कि भाई भूखे वजन न होए गोपाला, है ना। आप भूखे रह के काम नहीं कर सकते हो, आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है और आप एजुकेशन के बारे में कैसे सोच सकते हो। सो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? अपनी इनकम बढ़ानी है, जीडीपी को ग्रो करना है। अब जीडीपी को 2 तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। पहला आता है हमारा इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री, कि कंट्री के रिसोर्स बेस को ही इतना बढ़ा दो कि हमारा जीडीपी अपने आप बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ाएंगे कंट्री के रिसोर्स बेस को? नए नए सेक्टर्स एक्सप्लोर करो। नए नए जैसे मान लो रिसोर्सेज हमें एक्सप्लोर करना है कि माइनिंग कहाँ पे कर सकते हैं, तेल कहाँ पे निकल रहा है और हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कि रिसोर्स बेस को बढ़ाना। लेकिन इसकी एक निश्चित लिमिट होती है कि एक निश्चित हद तक बढ़ाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाया जा सकता है। भाई लैंड को आप कितना बढ़ा सकते हो? लैंड को नहीं बढ़ा सकते हो ना। कितने रिसोर्सेज ढूंढ लोगे? जितने होंगे उतने ही तो ढूंढोगे ना, उससे ज़्यादा तो नहीं ढूंढ पाओगे आप लोग। दूसरा तरीका क्या होता है? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दो, है ना। 1 घंटे में एक लेबर जो है वो 100 पीसेस के प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी जगह पे हमने क्या कर दी? मशीनरी लगा दी। तो नाउ दैट मशीन इज एबल टू जनरेट 1000 पीसेस इन 1 आवर, ठीक है। तो क्या हो गया? यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, इससे भी हमारा जीडीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ? हमको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होना है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये पहला हमारा गोल था, ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी कम टू द सेकेंड गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। दूसरा गोल था हमारा क्या? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन को बहुत ज़्यादा समझाने की मुझे आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? मॉडर्न होते चले जाना। अब क्या होता है मॉडर्न होते चले जाना? बड़े हमने शॉर्ट्स पहन लिए तो हम क्या मॉडर्न हो गए? नो, दिस इज नॉट द वे, ठीक है। क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को करने के नए नए तरीके ढूंढना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग क्या करते थे? ब्लैक बोर्ड पे लिखा करते थे चौक से। आज हम क्या कर रहे हैं? व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं मार्कर से। हमारे पास डिजिटल बोर्ड भी आ गया है। दिस इज नॉन एज मॉडर्नाइजेशन, ओके। सो मॉडर्नाइजेशन के भी 2 एस्पेक्ट हैं। क्या? फिजिकल मॉडर्नाइजेशन, दूसरा है हमारा क्या? सोशल मॉडर्नाइजेशन। फिजिकल मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की हमें नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढनी है, जो एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ। सोशल मॉडर्नाइजेशन क्या होता है कि लोगों के सोचने के तरीकों में चेंज आना चाहिए। पहले लोग सोचा करते थे कि गर्ल्स शुड बी फोरफिटेड इनसाइड द बाउंड्री वॉल ऑफ देयर हाउसेस। नाउ अब लड़कियां फॉरेन में भी जा रही हैं, लड़कियां एयर होस्टेस भी हैं और लड़कियां फ्लाइट भी उड़ा रही हैं। तो ये क्या था? सोशल आउटलुक में चेंज आया पेरेंट्स के, ओनली देन इट वाज पॉसिबल, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वी कम टू द, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आती है सामने निकल के। देखो मॉडर्नाइजेशन हमारा ऑब्जेक्टिव क्यों रखा गया? क्योंकि जब भी मॉडर्नाइजेशन होता है
तो मॉडर्नाइजेशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मॉडर्नाइजेशन रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उत्पादन क्षमता हमारी बढ़ जाती है। जब प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है तो क्या होता है, हमारी इनकम भी बढ़ती है, ज़्यादा पैसे आते हैं, है ना, ज़्यादा मनी आता है। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी स्पेंड करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है, जेब में पैसे ज़्यादा आ गए, सैलरी बढ़ गई तो हम स्पेंड भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, हायर डिमांड, चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होगी। जब चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होगी तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या होगा, लोग लगाए जाएंगे काम करने के लिए, लेबर लगाई जाएगी, मैन पावर लगाई जाएगी, तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। क्लियर है? जब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी तो हमारे उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा इंडस्ट्री खोलनी पड़ेंगी। ठीक है, इस तरीके से हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी, एक नया लेवल अचीव कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मॉडर्नाइजेशन रिजल्टेड इन जॉबलेस ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन रिजल्टेड इन जॉबलेस ग्रोथ। क्या होता है जॉबलेस ग्रोथ भाई? जॉबलेस ग्रोथ इज अ सिचुएशन वेयर the growth rate of GDP is more than the growth rate of jobs or employment opportunities in the country। मतलब कि जीडीपी तो यहाँ पे बढ़ता चला जाता है, 1000 करोड़ से 2000 करोड़ पे पहुँच गए, 2000 करोड़ से 20000 करोड़ पे पहुँच गए। लेकिन जॉब्स का क्या सिचुएशन है, जॉब्स पहले 500 थी, अब 700 हैं, और अब 800 हैं और 900 हैं। मतलब जीडीपी जिस रेट में बढ़ा, जिस स्पीड पे बढ़ा, उस स्पीड में हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं हुई। इसको हम बोलते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ। और ये बहुत ही क्या है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। लोग बेले बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, और वो क्या करेंगे, उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देंगे। तो दिस इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस, टू जनरेट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सो दैट हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका एक बेटर यूटिलाइजेशन हो सके। सो अगले पॉइंट हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, आगे जाकर डिस्कस करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। सो बेटा, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लानिंग में हम 2 पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट। क्या था हमारा, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि आप पावरफुल कब होते हैं ज़्यादा, जब आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं? सो ऑब्वियसली द आंसर इज कि जब हम सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं तब क्या होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो वो क्या करते हैं, नेसेसरीली और अननेसेसरीली हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, प्रेशर बनाते हैं। तो हमारा जो थर्ड गोल था 5 ईयर प्लानिंग का, वो क्या था, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। आइए समझते हैं क्या होता है सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी क्या होता है। सबसे पहले हम लेते हैं ए, सेल्फ रिलायंस क्या होता है। दिस इज द स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए हमको दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड ना रहना पड़े, ये क्या कहलाता है, हमारा सेल्फ रिलायंस कहलाता है ना। कोई भी रिसोर्सेज हमको चाहिए वो हम क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिकली अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, सेल्फ रिलायंस कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा था हमारा क्या, सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर एसेंशियल सप्लाईज लाइक फूड ग्रेन्स एंड मेडिसिन एटसेट्रा। हमारे लिए जो एसेंशियल सप्लाईज हैं, फूड ग्रेन्स हो गए, मेडिसिन हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम अपने डोमेस्टिक कंट्री में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, और साथ ही इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो हमारे लिए तो पर्याप्त है ही, एंड मोर ओवर वी आर एबल टू एक्सपोर्ट दीज सप्लाईज टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या कहलाता है, हमारा सेल्फ सफिशिएंसी कहलाता है। तो ये भी तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। इनके पीछे वजह क्या थी, इनके पीछे वजह ये थी, मेंटेनिंग आवर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। अब क्या होता है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी? पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि वी इंडिया एज ए कंट्री आर फ्री टू टेक आवर डिसीजंस। हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इस चीज़ को हमें मेंटेन करना होगा, और ये मेंटेन कब हो पाएगा, जब हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। ठीक है ना। अगर हम किसी दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, किसी दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो वो क्या करेगा, नेसेसरीली और अननेसेसरीली हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या करेगा, इंटरफेरेंस करेगा। इसका एक ताज़ा एग्जांपल हमारा क्या है कि 1965 में जब इंडिया का पाकिस्तान से वॉर चल रहा था, तो क्या हुआ, हमारे पास फूड ग्रेन्स की सप्लाई यूएसए से आया करती थी। तो यूएसए ने इंडिया के ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि ईदर यू हैव टू एंड द वॉर विद पाकिस्तान और वी विल स्टॉप द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स।
ठीक है ना, या तो आप युद्ध खत्म करो या फिर हम क्या करेंगे, फूड ग्रेन्स की सप्लाई बंद कर देंगे। सो दिस इज अ हार्मफुल सिचुएशन, है ना। इससे ओवरकम होने के लिए हमको क्या करना था, सेल्फ रिलायंट होना था और सेल्फ सफिशिएंट बनना था। सो थर्ड गोल भी हमारे इंडिया का क्या हो गया, क्लियर हो गया। नाउ वी कम टू द क्या, फोर्थ गोल हमारा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी। क्या कहलाता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, ठीक है ना। देखो दो चीज़ें होती हैं हमारी, पहला होता है हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी इज गेटिंग द सेम शेयर और सेम इनकम इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिफिकेशंस और स्किल्स। सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, वेदर इट इज ड्राइवर और इट इज अ टीचर और इट इज एन इंजीनियर, ठीक है, सबको क्या हो रहा है, इक्वल पेमेंट मिल रहा है। क्या ये सिचुएशन सही है? नो, इट्स नॉट राइट, दिस इज अ रॉन्ग सिचुएशन। क्या है ये, गलत सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि लोगों को जो पेमेंट मिलना चाहिए, लोगों को जो इनकम आनी चाहिए वो उनकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से और उनके स्किल्स के हिसाब से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्या, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी का मतलब क्या होता है कि देयर आर डिफरेंसेस इन द इनकम्स, इनकम में डिफरेंसेस हैं लेकिन एक सर्टेन लिमिट्स के अंदर हैं, कि अगर डॉक्टर है तो उसको 50,000 मिल रहा है, ड्राइवर है तो उसको 20,000 मिल रहा है, इतने चलेंगे क्योंकि डॉक्टर की क्वालिफिकेशंस और स्किल्स ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ड्राइवर की क्वालिफिकेशंस और स्किल्स क्या हैं, कम हैं, तो उसके बेसिस पर उसको पेमेंट मिल रहा है। ये था क्या हमारा इक्विटी या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये भी हमारा टारगेट था। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों चाहिए था हमें ये चीज़ें, इसके पीछे हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला आता है क्या, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ग्रोथ तभी ग्रोथ कहलाती है, डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब सोशल जस्टिस हो, कि मतलब ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मस्ट गेट द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट और ग्रोथ। कि जो भी हमने ग्रोथ किया है, जो भी हमारे रिसोर्सेज में इंक्रीज हुआ है, जो भी हमारी इनकम बढ़ी है, वो सब तक पहुंचनी चाहिए। पावर शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही लोगों के पास पावर ना हो, कुछ ही लोगों के पास वेल्थ का एक्यूमुलेशन ना हो। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने नारा दिया है कि अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी इंक्लूजन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, हर बंदे का इंक्लूजन इसमें होना चाहिए। थर्ड हमारा क्या आता है, गैप बिटवीन पुअर्स एंड रिचेस शुड बी मिनिमाइज्ड, कि पुअर्स के बीच में और रिचेस के बीच में जो गैप है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एक ऐसी सोसाइटी का कोई मतलब नहीं है जहाँ पे गरीब बंदा और गरीब होता जा रहा है और अमीर बंदा और अमीर होता जा रहा है, यहाँ पे तो क्या गैप बढ़ता जा रहा है।